Audibility is clear. Visibility is clear. All good. स्टार्ट करें या वेट करें अभी थोड़ी सी देर और? यस, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो अभी तक पढ़ा है अपन ने, उसमें कोई डाउट हो तो पहले वो पूछ लो बेटा। You can message if you have any doubt. ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 7 पॉइंट कंप्लीट कर लिया था। गुड्स इन पोजीशन ऑफ अ थर्ड पर्सन। नाउ द 8th पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ डिलीवरी। अनलेस अदरवाइज अग्रीड, स्टूडेंट्स, गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस सेलर बियर करेगा, और गुड्स को पोजेस करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे कुछ भी हो, वो बायर बियर करेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, अनलेस अदरवाइज अग्रीड। अनलेस अदरवाइज अग्रीड का मतलब हो गया जब तक स्पेसिफाइड कुछ ना कहा गया हो। लेकिन आप लोगों को इस क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया सेलर ने कि हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गुड्स की डिलीवरी देंगे। नो डिलीवरी चार्ज विल बी टेकन बाय द सेलर। ठीक है, डिलीवरी आपके घर तक होगी। तो ऐसी कंडीशन में कॉस्ट ऑफ डिलीवरी सेलर बियर करेगा। ध्यान रखना बच्चा।
unless otherwise agreed, the expense of any incidental or to putting the goods into the deliverable state are borne by the seller. ठीक है, are borne by the seller का मतलब जब तक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं हो जाता है तब तक के सारे एक्सपेंसेस सेलर बियर करेगा. सिमिलरली all the expenses related to taking possession the goods must be borne by the buyer. स्टूडेंट्स, मिस्टर ए का एक एग्रीकल्चर फील्ड है जिस फील्ड पर गेहूं होते हैं. ठीक है ना. मिस्टर बी ने लहराती हुई फसल को देखकर कहा कि यार ये इस पे जो भी गेहूं आएंगे वो आप मुझे सेल करेंगे. सबसे पहले आप मुझे बताएं विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे हैव मेड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और अग्रीमेंट टू सेल. Agreement to sale, okay. Which type of goods in which A and B wants to transact? Not perishable. According to the Sales of Goods Act, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है. स्पेसिफिक, as certain, contingent और un as certain. Yes, please answer. 1, 2, 3 and 4. Un as certain, specific as certain और contingent. Contingent. Why contingent बच्चा? Because goods are depending upon futuristic event. We cannot confirm कि हमें वो गुड्स अवेलेबल होगा ही होगा, क्योंकि अभी जो फसल है वो लहराती हुई फसल है, अभी तक उसको गेहूं लगे नहीं है. ठीक है, उस पर गेहूं लगेंगे नहीं लगेंगे ये फ्यूचरिस्टिक इवेंट पर डिपेंड करता है. तो इट इज नोन एज कॉन्टिंजेंट और फ्यूचर गुड्स. ठीक है, ऑप्शन में अगर फ्यूचर गुड्स दिया हुआ है तो ये फ्यूचर गुड्स भी हो सकता है, कॉन्टिंजेंट दिया हुआ है तो कॉन्टिंजेंट भी हो सकता है. क्लियर है? चलिए अब इसको देखें. ए ने बी को कहा कि यार जो भी गुड्स होगा, गेहूं जो भी होंगे वो सब मैं मुझे खरीदना है. मुझे एक बात बताएं, ए को ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक है? खेत से गेहूं को निकालना और गेहूं को बोरियों में पैक करना. दैट्स इट. उन गेहूं को खेत से लेकर के वेयर हाउस तक ले जाने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का एक्सपेंसेस जो भी बियर करेगा वो बायर बियर करेगा, जब तक कि क्वेश्चन में कुछ और ना कहा गया. लेकिन इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ कि बी को ए ने बी को कहा कि सर इतनी प्राइस पे ये गुड्स सेल करूंगा जिसके अंदर गुड्स मैं आपके वेयर हाउस तक पहुंचा दूंगा. तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी कौन बियर कर रहा है? ए बियर कर रहा है. ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में देखें तो बी ने कहा कि आप तो केवल गेहूं कटवा के रख लेना, उस वीट को फर्टिलाइज करना, उनको बोरियों में पैक करना, उनकी पैकेजिंग देखना, उनकी लेबलिंग देखना, ये सब मैं अपने अकॉर्डिंग करवा लूंगा, आप तो केवल गेहूं कटवा देना. तो अब मुझे बताओ, गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए जो प्रोसेस, जो एक्सपेंसेस सेलर को बियर करना चाहिए था, अब वो कौन बियर कर रहा है? बायर बियर कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि अनलेस अदरवाइज अग्रीड, जब तक कुछ ना कहा गया हो तब तक गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने तक का खर्चा सेलर का होगा और ट्रांसपोर्टेशन और पोजीशन में लाने का खर्चा बायर का होगा. अंडरस्टूड? क्लियर है? Yes, delivery of the wrong quantity. It is not necessary that the delivered quantity always confirmed with the ordered quantity. If less than contract quantity is supplied, the buyer may reject them. But if the buyer accept the goods so delivered, he shall pay for them
एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट। स्टूडेंट्स, इन्होंने क्लियर कहा कि अगर किसी पर्सन ने कहा है मिस्टर ए की बर्थडे पार्टी थी, उस बर्थडे पार्टी के अंदर उन्होंने जोमेटो से कुछ डोमिनोज से 100 पिज्जास ऑर्डर किए, लेकिन ए तक पहुंचे 80 पिज्जा। तो ए के पास दो राइट होंगे, यहां पर ए के पास दो राइट होंगे। या तो ए इस पूरे ऑर्डर को कैंसिल कर दे, बिल्कुल ए के पास राइट है कि पूरा ऑर्डर कैंसिल कर दे, उसको क्या बेटा 80 पिज्जा भी उठा और ले जा। या फिर ए उन 80 पिज्जास को एक्सेप्ट कर ले और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अकॉर्डिंग वो 80 पिज्जास का अमाउंट पे कर दे। अब उसको 100 पिज्जास का अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है, वो 80 पिज्जास का पेमेंट करके भी अपना काम चला सकता है। अंडरस्टूड? लेकिन अगर क्वांटिटी ज्यादा आ जाए, सपोज दैट आपने 80 पिज्जा मंगाए थे और आ गए 200 पिज्जा, तो ऐसी कंडीशन में आप अपना जो गुड्स है वो रख लो, बाकी का गुड्स रिजेक्ट कर दो, या फिर आप पूरा का पूरा भी रिजेक्ट कर सकते हो। अगर आप केवल अपना हिस्सा एक्सेप्ट करते हो और बाकी का रिजेक्ट कर देते हो, आपने 100 पिज्जाज का ऑर्डर दिया था, 200 आ गए थे, 100 पिज्जा आपने एक्सेप्ट किए, 100 आपने रिटर्न कर दिया, तो आपको 100 पिज्जा का पैसा देना है। आपने सारे पिज्जा रिटर्न कर दिए तो आपको एक भी रुपया नहीं देना, लेकिन आपने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आ गया तो रख लेते हैं, 200 पिज्जा आ गए तो रख लेते, कोई दिक्कत नहीं, खप जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको पेमेंट 100 पिज्जा सा करना रहेगा या 200 पिज्जा सा करना रहेगा, बेटा बताएं। परफेक्टली 200 पिज्जाज का आपको देना जरूरी हो जाएगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट? चलिए, आपने मंगाए थे 100 पिज्जाज, पर कुछ मिसकम्युनिकेशन के कारण उसने 50 तो पिज्जा भेज दिए और 50 बर्गर्स भेज दिए। अब मुझे बताएं आपके पास क्या क्या राइट अवेलेबल है। परफेक्टली यू हैव राइट टू रिजेक्ट होल ऑर्डर, और पूरा एक्सेप्ट कर लें, चलिए ठीक है पूरा एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर पार्शियली एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो हमारा जो एरिया है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाकी को रिजेक्ट कर लेते हैं। हम आप पेमेंट वाइज बताएं, दीक्षा ने कहा था पूरा रिजेक्ट कर ले, तो कितना पेमेंट देना पड़ेगा बच्चा? कुछ भी नहीं देंगे, ओके। अगर हम पूरा एक्सेप्ट कर लेते हैं, 50 पिज्जाज 50 बर्गर्स हम लोग एक्सेप्ट कर ले, तो मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा? जल्दी बताएं। होल पेमेंट करना पड़ेगा, ओके। और अगर मैंने सिर्फ पिज्जा रखा और बर्गर्स मैंने रिटर्न कर दिए, तो फिर हाफ पेमेंट, मतलब पिज्जा का पेमेंट करेंगे, बर्गर का पेमेंट हम लोग नहीं करेंगे, दैट्स इट। यही इन्होंने यहां पर कहा है। यस, अगर किसी पर्टिकुलर गुड्स की इंस्टॉलमेंट डिलीवरी होती है, हम लोगों ने कहा था पार्शियल डिलीवरी होती है। आपने सपोज दैट 100 बैग्स ऑफ सीमेंट की डिप कॉल की थी, मैंने शायद कल परसों एक एग्जांपल भी यूज किया था कि एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्टिंग माय हाउस मैंने 100 बैग्स ऑफ सीमेंट का ऑर्डर इशू किया था, उन्होंने कहा था 100 बैग्स ऑफ सीमेंट तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आपको हम लोग 10-10 बैग्स में हम आपको डिलीवरी दे देंगे। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने उनको कहा कि नो इशू विद दैट, आप मुझे जस्ट अ मिनट, चित्रांशु क्लास है बच्चा? हाँ बेटा, राम राम, है ना बेटा? 4 बजे? हाँ जी आ जाओ। यस स्टूडेंट्स,
अगर मैंने एक्सेप्ट किया कि कोई इशू नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी दे दें, उन्होंने 5 इंस्टॉलमेंट्स तो प्रॉपरली डिलीवर की, मतलब 50 बैग्स ऑफ सीमेंट्स उन्होंने प्रॉपरली डिलीवर किए, और उसके बाद उन्होंने इंस्टॉलमेंट ऑफ डिलीवरी कैंसिल कर दी, मतलब उन्होंने डिलीवरी देना बंद कर दिया। अब मुझे बताओ, मुझे कितना पेमेंट उनको देना चाहिए? 50 बैग्स का देना चाहिए। चलो, मैंने उनको 100 बैग्स ऑफ सीमेंट का कंप्लीट ऑर्डर इशू किया था, पर जब बाहर मैंने ट्रक आया तो उसके अंदर सिर्फ 10 बैग्स थे। उन्होंने कहा सर बाकी के हम आपको 1-2 दिन में डिलीवर कर देंगे। तो क्या मेरे पास राइट नहीं है कि मैं उन 10 बैग्स को भी मैं रिजेक्ट कर दूं? Definitely I have right to reject that installment delivery, because I am not bound to accept installment जब तक कि हमारे बीच में अग्री नहीं हुआ हो, हमारे बीच में ऐसा कोई प्रॉमिस ना हुआ हो। अगर हमने आपको कहा है कि सर हमको 100 बैग्स ऑफ सीमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आपको 100 बैग्स की डिलीवरी देनी है, फिर वो बायर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अगर आपने इंस्टॉलमेंट डिलीवरी दी है तो बायर हैव राइट टू एक्सेप्ट दैट डिलीवरी और रिजेक्ट दैट डिलीवरी। अगर स्टूडेंट्स मैंने इंस्टॉलमेंट डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली है और सामने वाले ने आगे मुझे और किसी बैग की डिलीवरी नहीं दी, तो ऐसी कंडीशन में केवल मैं उन 10 सीमेंट के कट्टों का ही पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, इससे ज्यादा का पेमेंट मैं नहीं करूंगा। अंडरस्टूड? यहां तक कोई डाउट हो तो बताएं बच्चा। ओके, delivery to the carrier or wharfinger. What is the meaning of wharfinger, students? Anyone? आप सभी इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं, आई थिंक कि इतना तो आएगा। What is the meaning of wharfinger? WHARFINGER. जल्दी से बताएं बच्चा। Wharfinger is the owner of the war. अब वॉर का मतलब क्या हुआ कि जो शिप होती है, वेसल्स होती हैं, जो बोट होती है, जिसके थ्रू हम लोग वाटर ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉर फिंगर। अंडरस्टूड? अब ध्यान रखें यहाँ पर कि वॉर फिंगर को अगर गुड्स की डिलीवरी हुई है, तो ऐसी केस में अगर गुड्स खराब हो जाता है या ट्रांसमिशन इश्यूज आ जाते हैं, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में गुड्स की डिलीवरी सेलर्स गेट पे हुई है, गुड्स की डिलीवरी सेलर्स गेट पे होने का मतलब सेलर ने कहा था कि सर मैं आपके ट्रांसपोर्टर को ये माल दे रहा हूँ, इसके आगे गुड्स खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फॉर द एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैंने अपने घर के लिए एक टीवी परचेज किया था, स्मार्ट टीवी 72 इंचेस टच स्क्रीन टीवी, 72 इंचेस टच स्क्रीन टीवी, स्मार्ट टीवी परचेज किया था। सेलर ने कहा सर जैसे आप लेकर के जाना चाहें आप ले जाएं, ऑटो करके लेके जाओ, आप कुछ भी अपनी कार में लेके जाना चाहो ले जाओ। मैंने कहा नहीं यार, कार में तो नहीं जाएगा, ऑटो में ले जाता हूँ। सेलर ने बहुत ध्यान से उसकी गेट तक मुझे डिलीवरी दे दी। मैंने उसकी गेट पर डिलीवरी चेक की, टीवी में कोई टूट फूट नहीं है, एकदम परफेक्ट है। हम ऑटो में लेकर के उस टीवी को आ रहे थे, तो अब भिलवाड़े की सड़कों की हालत तो तुम लोग जानते ही हो। वो टीवी रास्ते में कहीं डैमेज हो गई। जैसे मैंने उस टीवी को निकाला, उस टीवी के 2 हिस्से मेरे हाथ में आए। मुझे ये बताए उस टीवी का जो लॉस है वो लॉस कौन बियर करेगा? बायर बियर करेगा। वेरी गुड।
बायर बियर करेगा, इट मीन्स आई हैव टू बियर दैट लॉस। लेकिन सेलर ने मुझे ये कहा था सर आपको डोर डिलीवरी देंगे हम। जब तक गुड्स आप तक नहीं पहुंच जाता तब तक हम लोग, मतलब आपके घर पे इंस्टॉल करने की जिम्मेदारी भी हमारी, इंस्टॉल भी वो लोग करेंगे। चलो मैंने टीवी परचेज किया, पेमेंट किया, मैं मेरे घर आ गया। सेलर अपने ऑटो में, अपनी कार में, अपने हाथ में, अपनी बाइक पे कैसे भी करके टीवी मेरे यहाँ लेकर के आया। टीवी खोल के उसने टीवी वॉल पे हैंग की, और जैसे ही हैंग की वो टीवी ब्लास्ट हो गई। अब मुझे बताओ यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? सेलर की। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर गुड्स ट्रांसपोर्टर के थ्रू आए तो ऐसी कंडीशन में ये देखा जाएगा कि गुड्स किसकी कस्टडी में है। ठीक है, unless otherwise delivery of goods to them is prima facie deemed to be delivered to the goods of to the buyer। जनरली ऐसा ही होता है कि सेलर्स गेट पर डिलीवरी एक्सेप्टेड होती है। In the case, the seller must enter into the reasonable contract with the carrier at the wall finger on behalf to of the buyer for the same transmission or the custody of the goods. Failure to do so, coupled with loss of goods in transit, buyer may reject delivery to the carrier wall finger as a delivery to himself or may hold the seller responsible for such losses। अगर सेलर ने अपना ट्रांसपोर्टर यूज किया है तो ट्रांसपोर्ट देयर गुड्स और होम डिलीवरी अगर देना है, तो ऐसी कंडीशन में अगर गुड्स लॉस हो जाता है, गुड्स में कोई डैमेज हो जाता है, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होगी। ऑनरशिप तो हमने पहले ही ट्रांसफर कर दी थी, हम पेमेंट सेलर की शॉप पे करके आ गए थे, लेकिन गुड्स को डिलीवर करने का जो ड्यूटी थी वो ड्यूटी सेलर ने अपने पास रखी थी। तो जब तक टीवी मेरे घर में इंस्टॉल नहीं हो जाती तब तक की ड्यूटी सेलर की है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? लॉस की, सेलर की। अनलेस अदरवाइज अग्री। हाँ बच्चा। बच्चा टीवी इंस्टॉल करने की ड्यूटी का मतलब होता है टीवी को स्टार्ट करके उसको चेक करवाने की ड्यूटी। पर टीवी जैसे स्टार्ट हुई वो ब्लास्ट हो गई। ठीक है, अब सपोज दैट अपने घर में एसी लगता है, एसी इंस्टॉल करने के लिए कंपनी का ही आदमी आता है, यस और नो? ओके, जब तक एसी टेस्ट नहीं हो जाता कि हाँ एसी सही चल रहा है, क्या आप उस इंस्टॉलर को या इंस्टॉल करने वाले पर्सन को आप लोग घर से निकलने देते हो क्या? अच्छा, अगर सपोज दैट अपन ने अपने घर में एसी लगाया, जैसे ही एसी का स्विच ऑन किया, एसी में से खटखट खटखट की आवाज आना स्टार्ट हो गया, क्या आप एसी को, चलो कोई बात नहीं, नुकसान सर मेरा है, आप तो रहने दो, आपकी क्या गलती, क्या आप ऐसे बोलते हो या फिर उसको बोलते हो भैया फटाफट एसी ले जा तेरे यहाँ पे और नया एसी लेके आ, क्या बोलते हो? एसी रिप्लेसमेंट के लिए बात करते हो। क्यों? बिकॉज इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इंस्टॉलेशन से रिलेटेड सारी एक्टिविटी उसकी रहेगी और गुड्स प्रॉपरली वर्क करना जरूरी है। ठीक है, अंडरस्टूड और नॉट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है। Risk where goods are delivered at distant place. It is quite possible sometimes for the buyer ask the seller to deliver the goods at the place they were agreed to be delivered. If the seller agrees to deliver the goods at the risk of the buyer at a place other than that where they are when sold, the buyer shall nevertheless, unless otherwise agreed, buyer take any risk of deterioration in goods necessarily incident to the course of transit। Students, suppose that
मैंने अपने फ्रेंड को एक वॉच गिफ्ट की और वो वॉच मैंने कॉल की थी फ्लिपकार्ट से। ठीक है, मैंने वॉच परचेज की थी फ्लिपकार्ट से और वहां पर मैंने एड्रेस डाला था अपने फ्रेंड के घर का। सेलर ने मुझसे पूछा, फ्लिपकार्ट ने मुझसे पूछा, सर आपके घर का एड्रेस तो ये है, आप क्या कहीं और इसको डिलीवरी लेना चाहते हो? मैंने कहा हाँ, आप कहीं और इसको डिलीवरी दे दें, इस पर्टिकुलर पर्सन को आप इस चीज की डिलीवरी दे दें। उसने कहा सर आपके घर तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी, लेकिन इस घर के बाद में अगर इस गुड्स को कुछ भी हो जाता है विद इन द ट्रांजिट, तो उसकी डिलीवरी का रिस्क मेरा नहीं होगा, क्योंकि उसका आगे का रास्ता सही नहीं है। हो सकता है कि कुछ एक्सीडेंटल केस हो जाए, हो सकता है कि कुछ गुंडे आ जाए और वो माल लूट के ले जाए, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे ऐसी मुझे अब बताइए, मेरे घर तक की डिलीवरी में अगर गुड्स लॉस हो जाता है, गुड्स डैमेज हो जाता है, तो कौन बियर करेगा लॉस? सेलर। अच्छा, मेरे घर से लेकर मेरे फ्रेंड के घर तक अगर गुड्स डैमेज हो जाता है तो कौन बियर करेगा? बायर। और अगर सेलर ने मुझे कहा है कि सर कोई इशू नहीं है, हम वहां तक आपका गुड्स डिलीवर कर देंगे, जहां आपने प्लेस डिसाइड किया है उस प्लेस पर हम गुड्स डिलीवर कर देंगे, नो इशू विद दैट। और अब अगर गुड्स डैमेज हो जाता है इन ट्रांजिट, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बायर। सेलर, सेलर इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज सेलर इज अग्रीड टू डिलीवर दैट गुड्स। सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार वापस बताएं। हाँ, तो डोर टू डोर डिलीवरी देते हैं ना। अब सपोज दैट उन्होंने कहा कि सर ये आपका पर्टिकुलर एड्रेस नहीं, किसी और का घर है, क्या वहां डिलीवरी दे दें? बोले हाँ दे दो। अब मुझे ये बताएं, अगर उस घर तक पहुंचने से पहले गुड्स डैमेज हो जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आप, मैं, या फिर फ्लिपकार्ट? फ्लिपकार्ट। दैट्स अ क्वेश्चन कि अगर हमें गुड्स किसी दूसरी जगह पर डिलीवरी लेनी होगी, गुड्स की डिलीवरी अगर किसी दूसरी जगह पर लेनी हो, तो वो दूसरी जगह पर डिलीवरी करने के लिए कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा? अगर बायर ने ट्रांजिट रिस्क लिया है तो बायर रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलर ने लिया है तो सेलर होगा। अंडरस्टूड? ओके। Buyer's right of examination of the goods. Section 41 gives the buyer right to examine the goods which are delivered to him which he has not previously examined. He is not deemed to have accepted them unless or until he was the reasonable opportunity of examining them for the purpose of ascertaining whether they are in conformity with the contract. जनरली आप लोग ऐसा करते नहीं हो, लेकिन मुझे एक बात बताएं, फ्लिपकार्ट से आपने कोई वॉच मंगाई या आपने लैपटॉप मंगाया, उस लैपटॉप को फ्लिपकार्ट ऑनर के सामने या फ्लिपकार्ट वेंडर के सामने चेक करना आपकी ड्यूटी है, यस और नो? अच्छा, उस गुड्स की जब तक चेकिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक वो गुड्स डिलीवरेबल नहीं माना जाएगा, जब तक बायर पूरा सेटिस्फाइड ना हो जाए कि हाँ जो गुड्स आपने मुझे डिलीवर किया है परफेक्ट है, कोई डिफेक्ट डैमेज इसके अंदर नहीं है, तब तक गुड्स की डिलीवरी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इट मींस बायर हैज अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिनिंग देयर गुड्स, कि जो भी गुड्स उन्होंने परचेज किया वो यूजेबल है, जो भी अग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते सर मेरे को जल्दी कर दो, मैं गुड्स चेक नहीं कराऊंगा, ऐसा नहीं बोला जा सकता। अंडरस्टूड? क्लियर है?
ओके स्टूडेंट्स, कल हमारी लास्ट क्लास होगी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की। और माइट बी पॉसिबल सैटरडे को आपका टेस्ट हो सकता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होल। ओके, डन एवरीवन? ओके, थैंक यू एवरीवन।